Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having an amazing time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new vlog. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, वॉचिंग माई कॉन्टेंट एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप कोई लड़की हैं जिसकी अरेंज मैरिज होने वाली है या फिर आप कोई पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी की अरेंज मैरिज करने का सोच रहे हैं, तो मेरा ये आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है चीज़ों को सोचने और समझने के लिए कि किस तरह से जब अरेंज मैरिज में शादी की रिश्ते की बात चलती हैं तो किस तरह से बहुत बार बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं, बहुत सारी अलार्मिंग सिचुएशंस होती हैं जिनको हमें कंसिडर करने की और टाइमली डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है एक बहुत बड़े ब्लंडर को होने से बचाने के लिए। एक गलत रिश्ते में बंधने से बचने के लिए हमें टाइमली डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है। तो वैसे देखिए डेस्टिनी होती है, किस्मत जैसी कोई चीज़ होती है और वो अपना रोल प्ले करती है, लेकिन कुछ ऐसी अलार्मिंग सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए सोच समझकर डिसीज़न ले लेना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो हो सकता है मेरे आज के इस व्लॉग पर लोगों के कुछ रिएक्शंस आए, कुछ समाज के ठेकेदारों के कि भाई लोग ज्ञान बांटने मुझे आ जाएं, या गालियां देने भी आ सकते हैं कि भाई ऐसे कैसे मैं हमारे समाज के बारे में इस तरह से बातें कर रही हूँ। पर ठीक है, मैं रेडी हूँ अपने आप में, मुझे अपनी बात रखनी है। मेरा जो रियल लाइफ लेसन मैंने लिया है मैं चाहती हूँ लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि अगर कोई लड़की या कोई फैमिली हमारे जैसी सिचुएशन में हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो सके, चीज़ों को सोचना और समझने के लिए उनको थोड़ी हेल्प मिले। या फिर अगर मेरे इस कंटेंट से अगर हमारे समाज में किसी एक पर्सन का भी माइंडसेट चेंज हो पाए शादी को लेके, दहेज को लेके, तो मेरी बस इतनी छोटी सी कोशिश है। और उसके लिए अगर लोग मुझे बैठ के भर भर के गालियाँ भी देंगे ना, या फिर ज्ञान भी बांटेंगे यहाँ के, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। मेरा कमेंट सेक्शन खुला है और आप बिल्कुल जो बोलना चाहें बोल सकते हैं यहाँ पे। पर मुझे जो करना है, अपनी छोटी सी कोशिश, वो मैं कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरी शादी किस तरह से हुई, और यहाँ पर शादी होने से पहले कहीं पर मेरा रिश्ता हुआ था, रिंग सेरेमनी भी हुई थी और एक लंबे टाइम तक डिस्कशन चलता रहा शादी को लेके। बट अल्टीमेटली शादी मेरी नहीं हुई वहाँ पे। तो क्यों नहीं हुई, क्या वो रीज़न्स रहे, वो मैं आज के इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो मैं हैप्पीली मैरिड वुमेन हूँ और यहाँ अमेरिका में रहती हूँ बहुत सालों से अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इंडिया में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ। तो मेरे पेरेंट्स वैसे यूपी के रहने वाले हैं दोनों, मेरे मम्मी पापा, लेकिन उस टाइम पे हम लोग दिल्ली में रहते थे। दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, वहाँ पर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, त्यागी ब्राह्मण कम्युनिटी से। और हमारे यहाँ पर दहेज चलता है शादी में। जब शादी की बात होती है ना तो बड़े खुलेआम इस तरह की बातें की जाती हैं, कितने बजट की शादी, कितने लाख का रिश्ता, गाड़ी, सोना और कैश, इस तरह की बातें बहुत ओपनली की जाती हैं लड़की वालों से। लड़के वालों से कोई सवाल नहीं करता है। शादी जबकि लड़की की ही नहीं होती, लड़के की भी होती है, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता है कि आप कितना पैसा खर्चोगे, आपका कितना बजट है। उनसे कोई सवाल नहीं करता है। ये सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ लड़की वालों के लिए डिसाइड करता है हमारा समाज। तो एक से बढ़कर एक शादियां होती हैं हमारे यहाँ पे। हमारे कम्युनिटी में लोगों के पास पैसा और प्रॉपर्टी होती है, तो शादियों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। और फिर लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं कि जैसी उनकी शादी हुई थी ऐसे ही हमारे बेटे की भी होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए। इस तरह का एक माइंडसेट बनता चला जाता है और ये बढ़ती चली जाती है चीज़, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं दहेज को लेके। तो जब मेरी शादी की बात थी 2010 में, मैं दिल्ली में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैं जॉब करती थी। तो मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि अब मेरी शादी करनी है, तो अरेंज मैरिज होनी थी। और हमारे यहाँ पर रिलेटिव्स लड़का बताते हैं या फिर
कोई सर्कल में अगर हों जान पहचान वाले तो वो बताते हैं, इस तरह से रिश्ता होता है। लेकिन मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है और उनके पास, मेरे पेरेंट्स के पास बहुत सारा दहेज देने के लिए, जिस तरह से हमारे समाज में बढ़ चढ़ कर चीज़ें होती हैं, उस तरह से शादी करने के लिए मेरे मम्मी पापा के पास बहुत सारे, ढेर सारे पैसे नहीं थे। वो एक बेसिक सी शादी अफोर्ड कर सकते थे मेरी, जैसी हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होती हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। तो लड़का जिस तरह से लोग बताते थे ना, तो मेरी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए, मेरी इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए नहीं, उसको तो बिल्कुल साइड में ही रख दिया गया था कि तुम तो बैठो साइड में, शादी तुम्हारी ज़रूर होनी है, लेकिन लड़का तो बताया जाएगा घर वालों की हैसियत के हिसाब से ही, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये हो रहा था। तो या तो हमें नहीं समझ में आता था कहीं पे, या फिर लोग हमको रिजेक्ट करे जा रहे थे दहेज की वजह से। अगर कोई हमको रिजेक्ट करता था तो दहेज की वजह से, कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना हम नहीं दे सकते। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो फिर 2010 में पूरा साल निकल गया और कहीं पर बात नहीं बनी। तो फिर 2011 में किसी के थ्रू हमें पता चला कि आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू भी रिश्ते होते हैं, ऐसे भी शादियां अब होती हैं। तो हमारे इंडिया की बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है मैट्रिमोनियल वेबसाइट, भारत मैट्रिमोनी। तो वहाँ पर हमने भी सोचा, हालांकि मेरी फैमिली के लिए ये बड़ी नई बात थी, जिस तरह का हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। और ये अब से 11 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, जब मेरी शादी हुई। अब तो शादी को ही 11 साल होने वाले हैं। तो बस हमने वहाँ पर प्रोफाइल बनाया, मेरा प्रोफाइल, और रिश्ते की बात कहीं कहीं पर चलना स्टार्ट हुई। बहुत जगह बात चली, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बन रही थी। या सेम, या तो लोग हमको रिजेक्ट करते थे दहेज की वजह से, या फिर हमको नहीं समझ में आता था बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो फिर फाइनली अगस्त मंथ में 2011, अगस्त 2011 में कहीं पर बात बनी। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मेरा पर्पस किसी को लाइमलाइट में लाने का या फिर किसी को डिफेम करने का नहीं है। मेरा पर्पस कुछ और है, वो मैंने बताया है पहले कि मैं क्यों शेयर कर रही हूँ। तो जितना ज़रूरी है मैं उतना ही बताऊंगी। तो कहीं पर बात चलना स्टार्ट हुई अगस्त मंथ में 2011 में, और बात आगे बढ़ी। तो जैसे बताया गया फ़ोन पर कि कोई फैमिली है लड़के की, वो कहीं यूपी में रहते हैं, वहाँ पर उनका अपना घर है, और किसी टाउन में, यूपी के किसी टाउन में वो लोग रहते हैं। उनका एक बेटा है, गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी है, लेकिन बहुत ही बेसिक सी नौकरी थी उसकी, बहुत ही छोटी सी पोजीशन पर थी, सरकारी सरकारी टैग लगा हुआ था। सरकारी नौकरी वाला लड़का हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भले ही सरकारी के नाम पर अगर चपरासी भी है ना, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो फन्ने खां हैं अपने आप में। और अगर इकलौता हो, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हो, तो उससे अच्छी तो बात ही क्या, फिर तो वो राजा बाबू है। ये बहुत प्राउड की बात है। हालांकि वो चपरासी नहीं था, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है कि भले ही कितनी भी छोटी पोजीशन क्यों ना हो, लेकिन अगर सरकारी है तो अपने आप में बड़ी बात है ये। तो इस तरह से बताया उन्होंने कि वो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे उनका अपना घर है, लड़के की सरकारी नौकरी है, और वो कहीं पर पोस्टेड है, कहीं दूसरी लोकेशन पे इंडिया में ही। और लड़के के पापा का एक बिज़नेस है, ठीक ठाक बिज़नेस है उनका, तो उनका अपना ठीक है। और लड़के की मम्मी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वर्किंग नहीं है, होम मेकर हैं वो, इस तरह से उन्होंने बताया हमें। तो जैसे होता है अरेंज मैरिज में, मेरी फैमिली गई उनसे मिलने, और लड़के का हाइट ठीक ठाक था, लेकिन लड़के का जो कॉम्प्लेक्शन था, जो रंग था लड़के का, एक होता है हमारा सांवला, सांवले से भी थोड़ा डार्कर साइड पे था। खैर मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब हमने डिसाइड किया था ना शादी का, हमारे कोई बहुत बड़े बड़े सपने नहीं थे शादी को लेके, ना ही मेरे घर वालों के। हम एक बहुत ही बेसिक सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे थे कि एक लड़का पढ़ा लिखा हो, मैच्योर हो, और एटलीस्ट इतना कमा लेता हो जितना मैं कमाती हूँ, तो हम दोनों मिलके भी अगर घर चला लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी एक अपनी पर्सनल सोच थी, और इससे घर वाले भी अग्री थे, और उसी हिसाब से लड़का देखा जा रहा था। तो जब उनके घर पे गए मिलने के लिए, तो बहुत सारी बातें हुई। तो उन्होंने किसी रिलेटिव के बारे में कोई बात नहीं की, अपने किसी रिलेटिव के बारे में जब उनसे पूछा, तो उन्होंने जिस तरह से थोड़ा सा बैकग्राउंड पता लगाने के लिए होती है ना बात, पूछते हैं कि भाई आपके रिलेटिव्स, तो उन्होंने बताया यहाँ वहाँ बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, लेकिन वो किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, बस डायरेक्ट शादी पे सबको बुलाएंगे, ऐसे उन्होंने बोला
किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, कुछ किसी के बारे में बात नहीं की। तो और फिर लड़के की मम्मी ने पूछा, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई लड़की वालों से पूछा जाता है, पूछा कि भाई साहब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपका बजट कितना है शादी करने का, कितने पैसे खर्चोगे आप। तो मेरे पापा ने, जैसा कि हमने घर में पहले ही डिस्कस किया था, जब शादी की बातचीत स्टार्ट हुई थी तो हमने डिस्कस किया था कि हम सब कुछ लगा के A to Z जितना भी खर्चा होगा हम 10 लाख का खर्चा कर सकते हैं। और वो अमाउंट भी हमारे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम कोई एक बिजनेस टाइकून या फिर कोई बहुत बड़ी इस तरह से धन्ना सेठ नहीं थे। हमारा एक मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी। तो वो एक छोटा अमाउंट नहीं था हमारे लिए, पर क्योंकि शादी में खर्चा होता है, पैसे लगते हैं, तो इस तरह से था हमारा कि हम इतना खर्च सकते हैं। तो जब उन्होंने पूछा तो मेरे पापा ने बता दिया कि हम 10 लाख का खर्चा कर सकते हैं, और उन्हें उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया उस चीज़ को लेके कि किस तरह की शादी वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, या फिर पैसा कम है या ज़्यादा है, या कहाँ पे शादी करनी है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर ये हुआ कि अब वो लोग हमारे घर पे आएंगे, तो सितंबर में वो लोग हमारे घर पे आएंगे। तो सितंबर मंथ में वो लोग हमारे घर पे आए मुझसे मिलने, सब लोग, और बहुत सारी बातें की उन्होंने। अकेले में भी उन्होंने मेरे से बात की। और फिर जैसे हमारी फैमिलीज़ में होता है इंडियन कल्चर में कि अतिथि देवो भव, जब कोई मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम भाई 56 भोग बनाने में लग जाते हैं, उनके लिए वैरायटी में खाना बनाते हैं हम। इस तरह से छोटी सी कोशिश मेरे घर वालों ने भी की। और जब उनको खाने के लिए बोला गया ना, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हमें लड़की पसंद है, और हम तो खाना तो बाद में खाएंगे, पहले हम लड़की को शगुन देंगे। तो हमें ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी, बड़ी डायलॉग बाजी उन्होंने की कि हमें ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी। और लड़के के कॉम्प्लेक्शन को लेके उन्हें खुद में ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। हमारी तरफ से कोई इशू नहीं था, लेकिन उनको अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो बार बार लड़के के लिए ऐसा बोल रहे थे कि हमारा काला कृष्णा, हमारा काला कृष्णा। नाम कृष्णा नहीं था उसका, कुछ और नाम था, लेकिन वो ऐसे बोल रहे थे रंग की वजह से, क्योंकि लड़के का रंग थोड़ा सांवले से भी ज़्यादा ही था। तो कि हमें कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की, ऐसे करके। और ये भी अपने आप में रेड फ्लैग था कि एकदम से इस तरह से चीज़ें करना, पर डेस्टिनी थी जिस तरह से करवाई जा रही थी, हम भी फ्लो में ही चले जा रहे थे। तो उन्होंने इस तरह से बोला, तो सब लोगों ने ये हुआ कि भाई अगर सब ठीक है तो ठीक है, चलो बात आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक मिठाई का डिब्बा और 500 रुपये मेरे हाथ पे रखे, और उसके बाद खाना वगैरह खाया। उसके बाद उन्होंने अपने आप से ही, अपनी तरफ से ही कहा कि एक काम करते हैं, 2 दिन बाद रिंग सेरेमनी कर लेते हैं। 2 दिन बाद, जैसे आज आए हैं तो कल का दिन छोड़ के परसों, इस तरह से। तो कि अब हमारे ये लड़का छुट्टी आया है, और कोई रिलेटिव भी उनके आए थे, कोई लड़के की मौसी, मौसी और मौसा जी, जो चाची और चाचा जी भी थे उसके, क्योंकि एक ही घर में शादी हुई थी मम्मी मौसी की, दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हुई थी। तो कि ये लोग भी छुट्टी आए हैं, और लड़का भी छुट्टी आया है, तो अब 2 दिन बाद ही रिंग सेरेमनी कर लेते हैं, उसके बाद ही ये लोग चले जाएंगे। तो हमारी तरफ से हुआ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे तैयारी होगी। तो उन्होंने कि नहीं कोई बात नहीं, एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं, और कोई बाहर कुछ बुक मत करो आप कहीं पे, घर में ही कर लेंगे। आप भी अपने क्लोज़ रिलेटिव्स को बुला लो बस, और हम भी अपने क्लोज़ रिलेटिव्स को बुला लेते हैं, और इस तरह से कर लेते हैं। तो फिर जैसा उन्होंने बोला वैसे ही मेरे घर वालों ने मान लिया कि चलो ठीक है। तो उन्होंने कुछ कुछ अपनी लिस्ट बताई कि हमारे इतने रिलेटिव्स आएंगे, 10 से 12 लोग आएंगे। तो कि जो भी उनके लिए क्योंकि हमारे यहाँ शगुन दिया जाता है, मतलब कपड़े वगैरह और पैसे वो सब दिया जाता है और लड़के वालों को। तो हमने उस तरह से तैयारी की जितना बेस्ट हम कर सकते थे, और वो लोग आ गए। 2 दिन बाद जैसे उन्होंने डिसाइड किया था रिंग सेरेमनी के लिए आ गए। तो हमने भी थोड़े बहुत लोगों को बुलाया, हमने अपने बहुत कम लोगों को बुलाया, हमने उनको प्रेफरेंस दी क्योंकि घर में ही फंक्शन हो रहा था, तो उनको कि जितने ज़्यादा लोग उनके आ सकें। तो जब वो लोग आए तो फिर ये हुआ कि अब पहले मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स उसको लड़के को अपनाएंगे, शगुन देंगे, हमारे यहाँ अपनाना बोलते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने उसको 5100 रुपये, 1500 रुपीज़, और जो भी कपड़े वगैरह उसके लिए लिए थे, और मिठाइयाँ, फल और चांदी का एक सिक्का, इस तरह से दिया। और उसके बाद रिंग सेरेमनी होनी थी, और एक रिंग हमने उसकी ली थी, एक ठीक ठाक सी रिंग हमने उसकी ली थी, क्योंकि मैं मेरे मम्मी पापा की एक ही बेटी हूँ, भाई मेरे 2 हैं, पर
मैं एक ही बेटी हूँ उनकी, तो उन्होंने अपना बेस्ट किया, जिस तरह से सारे पेरेंट्स करते हैं ना, उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से बेस्ट किया मेरे लिए। तो और फिर उसके बाद रिंग सेरेमनी हुई, तो रिंग सेरेमनी में वो मेरे लिए 4 साड़ियाँ लेके आई थी, बड़ी ही बेसिक सी, बहुत ही सिंपल सी 4 साड़ियाँ थी, और एक रिंग लेकर आए थे, और रिंग के नाम पर छल्ला था, बिल्कुल बैंड, बिल्कुल सिंपल बैंड, जैसे हमारी दादी नानी के ज़माने का होता है। सब ने बोला उसको लेके, मुझे भी पसंद नहीं आया वो ऑब्वियसली, पर मैंने अपने मन में ये सोचा कि कोई बात नहीं, ये अपने आप में एक वन टाइम रिचुअल है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और ऐसी कितनी रिंग्स मैं खुद लेकर पहन सकती हूँ। अगर लड़का और उसकी फैमिली ठीक है तो सब ठीक है, जाने देते हैं। तो उन्होंने ये सारा सामान और 1100 रुपये मुझे दिए, और इस तरह से रिंग सेरेमनी हो गई। फिर उसके घर वालों को, जितने भी रिलेटिव्स आए थे ना वहाँ पे रिंग सेरेमनी में, उनको हमने जो कपड़े वगैरह लिए थे मेरी फैमिली ने, और एनवेलप हमने बनाया था पैसों का, शगुन का, वो सब उनको देना था। तो जो उसके एक रिलेटिव आए हुए थे, जो जिसको वो मौसा मौसी बता रहे थे, और वो, तो उन्होंने उनके लिए बोला कि इनको आपको 3 शगुन देने चाहिए, 3 कपड़े, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को साड़ी और जो भी जेंट्स के कपड़े होते हैं वो उनको देने चाहिए 3 रिश्तों के नाम से, क्योंकि ये लड़के के मौसा मौसी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, और क्योंकि लड़के की जो मौसी है ना, मम्मी और मौसी, उनके भाई नहीं हैं, तो लड़के की मौसी लड़के के पापा को राखी बांधती हैं इस तरह से। तो इस हिसाब से 3 रिश्ते हैं इनसे, एक ही कपल से 3 रिश्ते हैं, तो उनको 3 शगुन दो, डिफरेंट, आप अलग अलग। अब आप ये सोचो कि आप अपने घर में भले ही एक इंसान से 20 रिश्ते रखते हो, आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन एक रिश्ता जो नया जुड़ रहा है उस पर आप एकदम सडनली ऐसे बिना किसी प्लानिंग के कैसे इम्पोज कर सकते हो यार। और चलो पैसे तो ठीक है, लेकिन जो शॉपिंग हमने की थी वो बहुत शॉर्ट नोटिस पर की थी, एक दिन में, एक दिन का टाइम था सारी तैयारी करने के लिए। तो हमने उस हिसाब से शॉपिंग की थी जैसे उन्होंने लिस्ट बताई थी। अब उनको पहले बताना चाहिए था अगर ऐसा कुछ था तो, पर किसी तरह वो सिचुएशन मैनेज हुई और वो लोग रिंग सेरेमनी करके चले गए। उसके बाद लड़के का नेक्स्ट डे फ़ोन आया मुझे कि सुबह सुबह, अगले दिन सुबह सुबह कि जो पैसे तुम्हारे घर वालों ने दिए थे ना, 5100 रुपये मुझे शगुन में, वो बहुत कम पैसे थे, और मेरे रिलेटिव्स ने बहुत बातें बनाई उसको लेके, और किसी कज़न ब्रदर का रेफरेंस दिया उसने कि मेरे जो वो भैया हैं ना, उनकी जब शादी हुई थी तो उनको जितना शगुन में पैसे मिले थे उससे भी कम मुझे मिला है, और ऐसा सब लोगों ने बोला है। तो मैंने उसको बड़े आराम से समझाया कि 10 तरह के लोग होते हैं, 10 तरह की बातें करते हैं, पर क्या आपको या आपके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम है इस बात से? तो उसने बोला नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग बोल रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि लोगों को बोलने दो भाई, लोगों को तो काम होता है ना बोलने का, लोग कितनी बातें करते हैं, कितनी तरह की बातें करते हैं, सारी बातें दिल से थोड़ी लगानी होती हैं। मैंने उसको बड़े इससे समझाया। उसके बाद उसने 2-3 दिन तक सेम बात रिपीट की मुझे कि फलाने रिश्तेदार बोल रहे थे, फलाने चाचा जी, ताऊ जी इस तरह से बोल रहे थे। तो जब वो बात का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था ना, कई बार उसने बोला, तो मैंने फिर उसको बोला बड़े लाइटर नोट पे कि या तो आप इग्नोर कर दो इस बात को कि लोग बोल रहे हैं तो बोलने दो, लोगों का काम है बोलने का, और अगर नहीं कर सकते हो तो उनको सामने से बोल दो कि भाई आप सब लोग थे ना वहाँ पे जब उन्होंने मुझे पैसे दिए, ये शगुन के पैसे, तो वो 5100 रुपये थे, लेकिन जब हमने उनको दिए तो सिर्फ 1100 रुपये दिए थे। उनकी बेटी को जब हमने दिए हैं तो हमने तो 1100 ही दिए हैं ना, और वो शादी करके हमारे घर में आएगी वो सारा सामान लेकर, तो वो तो हमारे, वो भी वापस आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारा तो कुछ गया ही नहीं ना। तो इस हिसाब से, और उसके बाद फिर उसने वो कोई बात नहीं उठाई। तो फिर शादी की डेट निकल गई, और उनसे बात की कि भाई अब डेट तो निकल गई है, तो अब आप बताओ बारात, कितने लोगों की बारात आएगी, कितने लोगों को लेकर आओगे शादी करने के लिए, तो हम यहाँ बुकिंग कर दें, वेडिंग हॉल बुक कर दें। तो फिर उन्होंने रिंग सेरेमनी होने तक कोई बात नहीं थी, उनको बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रखा था लड़के के कॉम्प्लेक्शन को लेके कि लड़का सांवला है तो कहीं लड़की मना ना कर दे, और कोई डिमांड नहीं थी उनकी और बड़ी डायलॉग बाजी चल रही थी कि लड़की ऐसी कहाँ मिलेगी हमको, और हमारा काला कृष्णा। और रिंग सेरेमनी होते ही उनके असली रंग सामने आने लगे। कभी लड़का कुछ बोल रहा है कि पैसे कम दिए हैं, कभी फिर जब उनसे पूछा तो वो एकदम से लड़के की मम्मी ने बोला, इस पूरे सिनारियो में सिर्फ और सिर्फ लड़के की मम्मी ने ही बात की हमेशा शादी की, जितनी बार भी बात हुई शुरू होने से लेके ख़त्म होने तक सिर्फ लड़के की मम्मी ने की।
तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि शादी तो आपको यहाँ हमारी लोकेशन पर आकर करनी पड़ेगी, अब ऐसे ही होता है, अब ऐसा ही फैशन है, ऐसा ही ट्रेंड है, तो आप आओगे यहाँ पे शादी करने के लिए, हम नहीं आएंगे। सीधा मतलब उनके उनके तेवर ही बदल चुके थे एकदम। तो अब फिर घर में बात हुई, हमारे घर में हम सब ने बात की, तो फिर एक दो बार उनसे बात करने की कोशिश की गई कि वो मान जाएं, पर नहीं, उन्होंने साफ बोल दिया कि शादी तो यहीं करनी पड़ेगी आपको, कि आप लोग आओगे यहाँ पे शादी करने और यहाँ होगी शादी। तो जब वो नहीं मानी तो हमने सबने घर में बात हुई कि भाई अब ठीक है, रिश्ता हो गया है तो ठीक है, वहीं पे कर देते हैं शादी। तो फिर उनसे पूछा कि आप भाई बुक कर लो, हम आप पसंद कर लो कहाँ पे भी आपको बुकिंग करानी है, हम आके बुकिंग कर देंगे, पैसे दे देंगे बुकिंग के। तो फिर उनकी ये बात मान ली, तो एक नई चीज़ उनकी निकल के सामने आई कि आपने जो 10 लाख का बजट बताया है वो 10 लाख हमको दे दो। लड़के की मम्मी ने बोला वो हमको दे दो और हम अपने हिसाब से करेंगे, जैसे हमें करना है हम अपने हिसाब से करेंगे। तो अब इस बात को सुन के ना सब लोग बहुत हैरान परेशान हो गए घर में, इंक्लूडिंग मी, कि ये कैसी बात हो रही है और एक के बाद एक निकल के चीज़ें सामने आ रही हैं रिश्ता होते ही। पहले कुछ नहीं था और अब एक के बाद एक निकल के सामने आ रही हैं। फिर इस बात को लेके कई बार बात हुई, खिचड़ी पकती रही इस बात को लेके कि कैसे होगा कैसे होगा। तो मेरे पापा ने उनको बात करने की कोशिश की कि भाई 10 लाख अगर आपको दे देंगे तो फिर हम बाकी तैयारियां कैसे करेंगे, लड़की की भी तो बड़ी सारी तैयारियां होती हैं, हमारे यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी भी दी जाती है, लड़की को इतनी सारी गोल्ड ज्वेलरी दी जाती है, लड़के को भी कुछ कुछ गोल्ड ज्वेलरी दी जाती है, और लड़के की मम्मी को भी गोल्ड की ज्वेलरीज दी जाती हैं। तो फिर ये सब तैयारियां कैसी होंगी, और बड़ी शादी में 50 तरह की तैयारियां होती हैं, और जो 10 लाख का बजट बताया गया था वो सब कुछ उसी में है। तो वो नहीं मानी, वो बहुत मतलब कहीं से कहीं तक वो मानने को तैयार नहीं थी, और इस तरह से ये सब चीज़ चले जा रही थी कि पैसे दे दो पैसे दे दो। और बीच बीच में मेरे को मैसेज कन्वे किया जाता था लड़के के थ्रू, वो बोलती थी और लड़का मुझे बोलता था कि मम्मी ने ऐसे बोला है, अपनी शॉपिंग ऐसे करना, कि ऐसी साड़ियाँ लेना जो बहुत लंबे टाइम तक भी ओल्ड फैशन ना हो, और ऐसी ज्वेलरी लेना, ऐसा सामान लेना, मतलब A to Z वही डिसाइड कर रही थी। और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि इतना सफोकेटिंग लगने लगा, ऐसा लगने लगा कि हमने उनसे कोई कर्जा ले रखा है, वो हमको उनको लौटाना है, और अब क्योंकि रिश्ता हो गया है तो शादी भी करनी पड़ेगी, हम पर कर्ज है उनका कुछ, हमें ऐसे लगने लग गया। तो ये बात कहीं से कहीं तक पहुंच नहीं रही थी, और जो डेट निकाली थी शादी की वो भी बहुत क्लोज आ गई, और कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी उनकी ज़िद की वजह से। तो फिर एक दिन मेरे पापा और वो उसकी मम्मी बात कर रहे थे, इसी चीज़ को लेके डिस्कशन हो रहा था। तो मेरे पापा का बिज़नेस है, छोटा मोटा बिज़नेस वो करते हैं। तो बिज़नेस वाले लोगों का यही होता है ना कि एक सर्टेन अमाउंट नहीं उनका होता है एवरी मंथ, कि एवरी मंथ इतने पैसे आते हैं, जैसा हम जॉब वालों का होता है, उनकी पेमेंट कभी आती है कभी नहीं आती है, ऐसे ही चलता है। तो मेरे पापा ने उनको बोल दिया, जैसे वो इतनी बार पैसा 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 कर रही थी, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि बहन जी 10 लाख का ही बजट है और अभी तो इतना ही कर पाएंगे, अगर 4-6 महीने बाद शादी होती तो मैं शायद और भी लगा देता, मैं और भी खर्च लेता, क्योंकि मेरी कोई पेमेंट आने वाली है और वो अटक रही है, आते आते वो नहीं आ रही है, बहुत टाइम से नहीं आ रही है। तो उन्होंने उस बात को पकड़ लिया, बोला नहीं लेकिन उस बात को पकड़ लिया, और एक बहुत बड़ी प्लॉटिंग की जो हमें बाद में पता चली। उन्होंने क्या किया, लड़के को ही पिक्चर से गायब कर दिया। मतलब उस जिस जिस दिन मेरी बात हुई थी लड़के से, ये शायद उसी दिन की बात है जिस दिन ये बात हुई थी। तो लड़के का फ़ोन आया था, बात हुई थी, और आप ये देखो कि रिंग सेरेमनी हो गई थी और बात करता था लड़का, लेकिन लोग अपनी पर्सनल बातें करते हैं, लेकिन उसकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होती थी। हमारी जब भी बात होती थी इसी चीज़ को लेके कि अपने पापा को बोलो, अपने पापा को बोलो, पैसे दे दे पैसे दे दे पैसे दे दे, मम्मी की बात मान ले, मम्मी जैसे चाहती है मम्मी जैसे चाहती है, मतलब इस तरह की नॉनसेंस बातें, अपनी कोई पर्सनल बात नहीं, कि किस तरह से हम तैयारी करेंगे, किस तरह से हम क्या करेंगे, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ कोई बात नहीं। तो मुझे रात लेट इवनिंग में शायद उसका कॉल आया था, और फिर यही सब बातें करने के लिए कि अपने पापा को बोलो, अपने पापा को बोलो पैसे दे दें, क्यों नहीं वो मान रहे हैं। और नेक्स्ट डे को मुझे एक मैसेज आया फ़ोन पर कि मैंने तुमको एक मेल किया है, वो मेल पढ़ो।
तो मैंने अपना ईमेल पढ़ा भाई, मैंने खोल के, तो उसमें एक लंबा चौड़ा ऐसे मेरे लिए लिखा हुआ था कि उसकी कोई सडन ट्रेनिंग आ गई है और उसको जाना पड़ रहा है अभी के अभी किसी बहुत रिमोट लोकेशन पे जम्मू कश्मीर में, और अब वहाँ पर ना फ़ोन के सिम भी नहीं चलते हैं, इंटरनेट भी नहीं चलता है और कोई कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी अगले 3 महीनों के लिए, 4 महीने भी लग सकते हैं, ऐसा उसने मुझे बताया। और बड़ी सारी लंबी चौड़ी बातें उसने लिखी हुई थी कि ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करके, और मम्मी की बातें मान लो, ऐसे ऐसे करके उसने लंबा चौड़ा ऐसे लिखा हुआ था। अब मेरे दिमाग पे क्लिक किया था कि ये इतना लंबा चौड़ा ऐसे लिखने की इसको क्या ज़रूरत थी, ये मुझे फ़ोन पर भी तो बता सकता था ना। और ये रातों रात कौन सी ट्रेनिंग आ गई इसकी, ऐसा कौन सा मतलब डीसी होता है यार जिसकी ओवरनाइट ही ट्रेनिंग आ जाती है कि सुबह उठते ही तुम्हें अब जंग पर जाना है। तो हुआ क्लिक, लेकिन डेस्टिनी थी भाई, उसी तरह से दिमाग काम कर रहा था। हालांकि बहुत बार लगा कि छोड़ देते हैं, लेकिन बस वही कि लोग क्या कहेंगे, वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी, क्योंकि बड़े बूढ़े होते हैं और जब इस तरह की इमोशनल बातें करते हैं ना, मेरी दादी भी थी घर में और मेरे मम्मी पापा को भी था कि भाई अब रिश्ता हो गया है तो शादी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ना बड़ी ऐसी बात मानी जाती है कि रिश्ता होने के बाद अगर शादी ना हो ना तो इस तरह से बातें होने लग जाती हैं कि भाई लड़की का रिश्ता छूट गया। लड़के वालों को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे कोई सवाल नहीं करता है, सारी सारी चीज़ें लड़की वालों के लिए ही होती हैं, सारी जो शर्म होती है ना और बदनामी होती है वो लड़की वालों के हिस्से में आती है, भले ही उनकी कोई गलती ना हो बेचारों की, पर सब कुछ उनके हिस्से में आता है। तो ईमेल मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने कॉल करने की कोशिश की, मेरा दिमाग ख़राब हो गया वो सब सुन के। मैंने कॉल करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन बंद, वो फ़ोन बंद करके बैठ गया और वो पिक्चर से बिल्कुल आउट हो चुका था। और पूरा दिन मैं वर्किंग थी तो मैं रेडी होके ऑफिस भी गई, लेकिन दिमाग में चीज़ें चल रही थी। मैंने कई बार उसको फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कहीं तक मतलब फ़ोन बंद था उसका, स्विच ऑफ बिल्कुल। फिर इवनिंग में घर आई तो पता चला घर वालों से कि उसके पेरेंट्स का फ़ोन आया है, वो कहीं ट्रेनिंग पर चला गया है 3-4 महीने की, और अब शादी पोस्टपोन हो रही है और जब वो आएगा तब फिर से बात होगी कि अब कैसे होना है। तो 3-4 महीने के लिए वो बिल्कुल गायब। फिर सडनली 3 महीने के बाद वो पिक्चर में आ गया। मीनवाइल घर वालों की बातें होती रहती थी और इस बीच में उसके कुछ रिलेटिव्स जो उनके बहुत क्लोज रिलेटिव्स थे उनको भी रीच आउट किया गया इस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए कि भाई इस तरह से चीज़ें हो रही हैं रिश्ता होने के बाद, तो अब शादी होनी चाहिए। और वो रिलेटिव्स रिंग सेरेमनी में भी आए थे, तो नंबर एक्सचेंज हुए थे जब वो लोग आए थे। हालांकि वो नहीं चाहते थे तो उनसे कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन जब इस तरह की बात हुई तो फिर बात करनी पड़ी कि भाई किसी तरह से बात बन जाए, अब जब रिश्ता हुआ है तो शादी हो जाए। तो वो किसी की भी बात नहीं मान रही थी। सब ने यही बोला कि वो अब जो वो चाहती है ना उसकी लड़के की मम्मी वही होता है घर में, और वो किसी की बात नहीं मानती हैं। सब ने यही मैसेज कन्वे किया हमको। तो फिर वो लड़का पिक्चर में आ गया सडनली और फिर से बातें स्टार्ट हुई। तो अब ये एक नई बात उठी कि अब 10 लाख रुपए तो हमको दे दो, और तुमने कोई पेमेंट की बात की थी ना वो 3-4 महीने पहले, तो अब पेमेंट आ गई होगी ना। तो अब उन्होंने अपने आप से इमेजिन कर लिया कि अब वो जो 10 लाख का बजट था ना वो कम से कम 15-20 लाख का होना चाहिए, वो इतना तो होगा ही। तो अब उसकी मम्मी ने बोला कि इतना तो हमको दे दो 10 लाख, और बाकी सब तैयारियां तुम करो शादी की, क्योंकि तुमने ऐसा बोला था पेमेंट अगर आएगी तो हम ये ऐसे करेंगे। अब मैं ये सब खिचड़ी पके जा रही थी, एवरी सेकेंड डे यही सब हो रहा था, और शादी कहीं से कहीं तक ना तैयारियां स्टार्ट हो रही थी ना कुछ हो रहा था। और लड़का अपना अलग ही लगा हुआ था, वापस आने के बाद ये ड्रामा करने के बाद कि अब मैं वापस आ गया हूँ, वो अपना अलग ही मुझे बोलने में लगा हुआ था कि मम्मी जैसा कह रही हैं अपने पापा को बोलो वैसा कर लें। और अगर मैं उसको कुछ बोलती तो वो बोलता कि तुम बड़ों की बातों में मत बोलो, ये बड़े लोगों की बातें हैं, उनको बोलो जैसा करेंगे बड़े लोग करेंगे। तो एक दिन मैं ऑफिस से घर आई, मैंने अपनी मम्मी को रोते हुए देखा, और मेरी मम्मी की उस टाइम पे तबीयत भी ख़राब थी, उनके कान के पीछे ना कोई सिस्ट निकली हुई थी, कोई गांठ उनके कान के पीछे हो गई थी, तो उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। तो वैसे ही वो परेशान थी फिज़िकली, और ऊपर से मेंटल टॉर्चर जो चल रहा था यार, किसी की बेटी की शादी की बात इस तरह से चल रही है और सबको पता है, और कहीं से कहीं तक ये बात पहुंच नहीं रही है, और बहुत महीने इस तरह निकल गए थे रिश्ता होने जब से बात स्टार्ट हुई थी और तब तक।
तो मैंने उनको पूछा, मुझे लगा किचन में खाना बना रही थी और रो रही थी, मुझे लगा कि शायद मम्मी पापा की कोई बात हुई होगी इसलिए मम्मी इमोशनल हो गई होंगी। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि लड़के की मम्मी कहीं से कहीं तक मान नहीं रही हैं, उनसे बात हुई है और वो नहीं मान रही हैं भाई, टस से मस भी नहीं हो रही हैं वो तो कह रही हैं 10 लाख हमको दो और बाकी तैयारियां भी तुम करो, अब मतलब उसमें भी पैसा लगाओ। तो कोई ऐसे बात हुई थी पहले, बहुत पहले 3-4 महीने पहले, तो तेरे पापा ने ऐसे बोल दिया था कि भाई कोई पेमेंट आने वाली है, और वो थोड़े बहुत पैसे आए पर पूरी पेमेंट नहीं आई। तो अब शादी में उतना ही बजट है, उतने ही 10 लाख में ही सब कुछ होना है और वो मान नहीं रही हैं। तो मुझे बड़ा मतलब बड़ा बुरा लगा मुझे, मतलब मेरा ना वैसे तो सारे बच्चों का होता है लेकिन मेरा अपनी मम्मी के साथ अलग ही बॉन्ड है यार। मतलब मैं उनको लेके ना, बॉन्ड आप नहीं कह सकते, मैं उनको लेके एक ओवर पजेसिव हूँ मैं उनको लेके। और वो बीमार भी थी यार उस टाइम पे, एक तो वैसे ही बंदा इतना परेशान ऊपर से। तो मुझे बड़ा ऐसा लगा, मैंने अपने आप को बहुत काम डाउन करते हुए मैंने लड़के को कॉल किया और मैंने उसको समझाने की मैंने कोशिश की कि भाई कोई है आपके घर में जो आप या आपके कोई रिलेटिव या कोई जो आपकी मम्मी को समझा सकता है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ये कहीं से कहीं तक ना तैयारी स्टार्ट हो रही है और इस तरह की बातें हो रही हैं, वो उनको समझाओ भाई कि शादी होने दें। अब जब ये बात हुई है तो इसको होने दें, और मेरे घर वाले वहाँ पे आके शादी करने को रेडी हैं। ठीक है, आप कुछ कुछ चीज़ें डिसाइड कर लो कि भाई जो चीज़ें आपको दी जानी है वो आप डिसाइड कर लो कि किस तरह से आप करवाना चाहते हो, लेकिन बाकी मेरे फैमिली को करने दो। पर उसने मुझे सीधा कमांडिंग वे में बोला कि मैडम शादी तो वैसे ही होगी जैसे मेरी मम्मी चाहती हैं, और अपने पापा को बोलो चुप करके पैसे दें, नहीं तो फिर देख लो। ऐसे उसने मुझे बोला, और शादी तो ऐसी होगी जैसे मम्मी चाहती हैं। उसकी बात सुन के ना मैं मतलब मैंने कोशिश की, उसको अपनी बात रिपीट मैंने करी, मैंने कि किसी तरह से मान जाए कुछ हो लेकिन नहीं, उसने सेम बात मुझको रिपीट की। अब मेरा ना मैं पोज हो गई 1 मिनट के लिए, मैंने अपने मन में इमेजिन किया कि ये किस तरह का लड़का है, इसकी कोई बैकबोन ही नहीं है, मतलब ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये मुझे क्या बोल रहा है। मतलब इस तरह की चीज़ें हुए जा रही हैं और कोई गलत और सही समझने वाला ही नहीं है यहाँ पे। तो मैं किस तरह के लड़के से मैं शादी करने जा रही हूँ, किस तरह की फैमिली है ये, मैं कहाँ ही स्टैंड करने वाली हूँ इस फैमिली में, मेरी किस तरह की लाइफ होने वाली है, कहाँ फंसने वाली हूँ मैं। तो मतलब मुझे आंसर नहीं मिला, जब मैंने अपने आप से ये इमेजिन किया ना, मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं मिला। और भगवान ने मतलब डेस्टिनी थी, सच में डेस्टिनी जैसी कोई चीज़ होती है, और मेरा दिमाग बिल्कुल वैसे ही डायरेक्शन में काम किया। और मैंने उसको बस बोला, 1 मिनट पोज होते हुए मैंने उसको बोला कि भाई साहब अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ऐसे ही हूँ यार रफ़ एंड टफ। तो मैंने इन्हीं शब्दों में उसको बोला कि भाई साहब अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे नहीं लगता हमारी बात बन पाएगी, और इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। और आज के बाद आप मुझे नहीं जानते हो और मैं आपको नहीं जानती हूँ, और जो भी सामान आपने हमें दिया है ना, हम रिटर्न कर रहे हैं आपका सामान, और आपको जो दिया गया है अगर आपको रिटर्न करना है तो कर दो, नहीं तो आप रख लो, हमें नहीं चाहिए। और आज के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मैंने उसका फ़ोन मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। और मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि भाई इस बात को छोड़ दो। तो हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे समझाने की कोशिश की कि हम कर देंगे, हम ये लोन ले लेंगे, हम ये कर देंगे, जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही कर देंगे। पर मेरी दादी ने बहुत बोला कि तू अपनी तरफ से बोल रही है, छोड़ रही है, लेकिन लोग ये कहेंगे रिश्ता अगर कैंसिल हो गया तो कि छूट गया, लड़की का रिश्ता छूट गया और बड़ी प्रॉब्लम होगी। पर मैंने कि नहीं, बोलने दो लोगों का। मेरे मुंह से बस ये हो गया था कि अब ये कि करना ही नहीं है। तो मैंने कि नहीं, उनका सामान रिटर्न करो आप, और हमें नहीं करना है। तो फिर 2 दिन बाद मैंने घर में फिर किसी ने कोई बात नहीं की। फिर 2 दिन बाद मैंने फिर से अपनी बात रिपीट की कि आप उनका सामान रिटर्न कर दो, बात कर लो और सामान रिटर्न कर दो। तो फिर घर वालों ने 2-4 दिन वेट किया और 1 हफ्ता अराउंड लगा, और फिर फाइनली ये हुआ कि अब तो भाई नहीं मान रही है वो तो, और शादी कैंसिल होनी है, और इस तरह से कैंसिल हुआ। तो बड़े सारे रेड फ्लैग्स थे शुरू से लेके आखिर तक। जब वहाँ पे गए तो सिर्फ़ और सिर्फ लड़के की मम्मी का बात करना, और जो बिज़नेस उन्होंने बताया था ना, वो बिज़नेस बाद में पता चला रिंग सेरेमनी होने के बाद कि वो बिज़नेस, लड़के के पापा का जो बिज़नेस बताया था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो बहुत पहले 20-25 साल पहले कोई बिज़नेस था उनका, और वो बहुत सालों पहले ही बंद हो चुका था। जब वो छोटा था ना लड़का, तभी वो बंद हो गया था। तो कोई बिज़नेस एग्जिस्ट नहीं करता था, पर उन्होंने झूठ बोला था उसको लेके।
और जब मुझे पता चला ना, और लड़के की सैलरी भी उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बताई, बाद में पता चला जितनी सैलरी मेरी है उससे भी कहीं कम उसकी सैलरी है। तो जब मैंने उससे बोला, तो उसने मुझे ये बोला इन सारी चीज़ों को लेके कि हाउ डज़ इट मैटर। भाई मैटर करता है, आप जो चीज़ें बता रहे हो एक के बाद एक झूठ निकल रही हैं, तो मैटर करता है। तो इस तरह की चीज़ें हुई ये। और फिर जब रिश्ता हो गया, रिश्ता होने के बाद लड़का का मुझे ये बोलना कि भाई इतना कम पैसा क्यों दिया है, कंपेयर कर रहा है वो पता नहीं किस किस से। उसके बाद कि यहाँ पे आके शादी करो, फिर हमको पैसा दो, एक के बाद एक चीज़ें। किसी रिलेटिव से नहीं मिलवाया रिश्ता होने से पहले, डायरेक्ट उसमें लेकर आए रिंग सेरेमनी में, और उसमें भी ये था कि किसी से फालतू बात नहीं करनी है, हम किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। तो एक के बाद एक बड़े सारे रेड फ्लैग्स थे शुरू से, लेकिन डेस्टिनी थी, डेस्टिनी में लिखा था ऐसा ही, किस्मत में ऐसा होना लिखा था, ये एक बिटर एक्सपीरियंस होना था। तो हुआ, और दिमाग वैसे ही काम करता चला गया, हम सारे लोग वैसे ही फ्लो में, जैसे जैसे वो बोलते चले गए वैसे वैसे होता चला गया, और इस तरह से चीज़ें हुई, इसलिए ये कैंसिल करना पड़ा हमको, और हमने अपनी तरफ से किया। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, अगर आप वो लड़की हैं जिसकी अरेंज मैरिज होने वाली है और रिश्ते की बात चल रही है, और अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ रेड फ्लैग्स हैं, बहुत सारे झूठ पर झूठ निकल कर सामने आ रहे हैं, और इस तरह की बात हो रही है दहेज को लेके, और आप कहीं से कहीं तक भी एग्जिस्ट नहीं करते हो, सिर्फ पैसे की वजह से शादी हो रही है, तो भाई उठिए, स्टैंड लीजिए और ना कर दीजिए, ऐसे रिश्ते को छोड़ दीजिए। लड़कियां भी छोड़ देती हैं रिश्ते, काबिल लड़कियां भी छोड़ देती हैं रिश्ते, और छोड़ देने चाहिए। और लड़की भले ही अगर बिल्कुल अनपढ़ भी ना हो, अनपढ़ भी होना और बिल्कुल डिपेंडेंट हो, तब भी मत करो ऐसे घर में शादी। ऐसे बंधन में बंधने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सुख नहीं मिलेगा आपको। आप ये सोचकर देखिए, क्या आप ऐसे लड़के की और उसकी फैमिली की रेस्पेक्ट कर सकते हो? क्या कोई प्यार, कोई रेस्पेक्ट होगा ऐसे रिश्ते में? नहीं होता है। तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। और डेस्टिनी नाम की कोई चीज़ होती है, सबकी किस्मत भगवान ने लिखी है, और अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, तो ये एक बुरा फेस है, इसको बुरा फेस समझकर भूल जाइए, छोड़ दीजिए। और अब अगर इतनी सब बुरी चीज़ें हो रही हैं ना, तो आप वेट करिए, भगवान को थैंक यू बोलिए, और अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा फेस आएगा आपकी लाइफ में, कुछ बहुत अच्छा आपका वेट कर रहा है। तो इस तरह से हुआ, और फिर 2013 में मेरी शादी हुई, और वहाँ पर नहीं होनी थी, तो इतना सब लंबा चला, रायता फैला पूरा, और नहीं हुई। पर किस्मत थी, ये बस एक्सपीरियंस होना था ऐसा, तो वो हुआ। और यहाँ पर शादी होनी थी, तो सामने से रिश्ता हुआ, और बिल्कुल भी मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, और वहाँ शादी होनी थी, तो मेरी सोच के अपोजिट, जिस तरह से मैं सोच रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके और चीज़ें होती चली गई, और मतलब कहाँ मैं क्या सोच रही थी, और फिर बस हाँ ही होती चली गई, और विद इन 2 मंथ्स मेरी शादी भी हो गई। बात होने से लेके विद इन 2 मंथ्स वी वर हैप्पीली मैरिड, और आज मेरी शादी को 11 साल होने वाले हैं अब। ना तो शादी के टाइम एक भी सिंगल पैसे की बात की गई कि किस तरह से शादी करोगे और क्या करोगे, जबकि इस रिश्ते का और उस रिश्ते का कोई मैच नहीं है। जिस तरह से वो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने का समझ रहा था ना, कि मेरी तो सरकारी नौकरी है और लोग इस तरह बोल रहे हैं, और इकलौता लड़का, तो भाई यहाँ अब जब शादी हुई है ना मेरी, यहाँ भी इकलौता लड़का है, और बहुत बेटर जॉब है, फार बेटर जॉब है, फार बेटर। और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार भी नहीं बोला गया, ना शादी के टाइम पर, ना आज तक, कि हमारी हैसियत के हिसाब से ये नहीं किया, इकलौता लड़का है, या आज तक मैंने नहीं सुना है। शादी के 11 सालों में भी आज तक मैंने एक सिंगल कॉइन की बात नहीं सुनी है कि मेरे घर वालों ने ये क्यों नहीं दिया और वो क्यों नहीं दिया, एक बार भी। सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से शादी हुई है, सिर्फ और सिर्फ मुझे देखकर शादी हुई है, और खुलकर मैंने बताई थी सारी बातें कि इस तरह से चीज़ें हुई हैं, अगर सिर्फ मेरी वजह से करनी है तो मुझे बता दो, तो ही आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से चीज़ें हुई हैं। तो भाई अगर आप लड़की हैं या लड़की के पेरेंट्स हैं, अगर लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है तो उसकी हिम्मत बनो, अगर आप उसके पेरेंट्स हो तो उसकी हिम्मत बनो और छोड़ दो। लोगों की वजह से शादी मत करो। जैसा कि मेरी दादी ने बोला था ना उस टाइम कि लोग बात करेंगे, तो हाँ भाई, लोगों ने बहुत बातें बनाई, जो हमारे सो कॉल्ड अपने हैं ना, उन्होंने जब तक मेरी शादी नहीं हो गई बहुत बातें बनाई कि ऐसे इंटरनेट से रिश्ता हुआ था, यहाँ इंटरनेट से शादी करने चले थे, देखो कैसा हुआ, और लड़की बड़ी हीरोइन बनती थी और देखो कैसा हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई।
लेकिन ट्रस्ट मी, बीन देयर डन दैट। ये जो हम लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों से की वजह से अपने डिसीज़न अफेक्ट करते हैं ना, ये कौन से लोग हैं यार, ये कौन से लोग हैं? जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, जब हम एक गलत रिश्ते में बंध जाते हैं, तो क्या वो सही करने आ जाते हैं हमारी चीज़ों को? नहीं, वो लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, बोलकर वो अपने घर में बैठ जाते हैं। मेरी शादी हुई और मेरी शादी पर इतने लोग आए, सब लोग, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो मुझसे, मेरी शादी में आए हैं, मुझसे मिल के तो जाएं एटलीस्ट। सब लोग आए, एंजॉय किया और चले गए। कुछ सेलेक्टेड लोग थे जो शादी पर रुके थे। बहुत सारे लोगों को मेरे से मिलने का भी टाइम नहीं था। तो इस तरह के होते हैं लोग। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उन लोगों को मेरे बच्चों के नाम तक भी नहीं पता होंगे, जिन लोगों के बारे में हम सोच रहे थे, जिन लोगों के बारे में सोच के इस चीज़ को, गलत चीज़ को इतना लंबा हमने खींच दिया था। तो लोगों का छोड़िए और अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोचिए। अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, अपने आप को बेटर बनाने पर फोकस कीजिए। और अगर आप लड़की के पेरेंट्स हैं ना, तो अपनी बेटी का दहेज मत जोड़िए। अपनी बेटी को इतना काबिल बनाइए कि वो अपने आप में इतनी हिम्मत उसमें आए कि वो अपनी लाइफ को खुद चला सके और ऐसे घटिया लोगों को ना बोल सके। उसकी हिम्मत बनिए, उसकी काबिलियत में उसकी हेल्प करिए, उसकी काबिलियत पे इन्वेस्ट करिए, ना कि उसके दहेज में इन्वेस्ट करिए। और अगर आप लड़के वाले हैं ना, गलती से मेरे चैनल पर आ गए हैं और लड़के वाले हैं, तो मेरी आपके लिए एक सलाह है। ऐसे ही चीज़ें अगर होती रही ना, तो लड़कियां शादी ही करना बंद कर देंगी, आपको लड़कियां ही नहीं मिलेंगी। आजकल पता है, अच्छी लड़कियां नहीं मिलती हैं, लड़के बहुत मिल जाते हैं, अच्छी लड़कियां नहीं मिलती हैं। और लड़की किसी की कवारी नहीं रहती, बड़े बूढ़ों से सुना होगा, लड़की किसी की कवारी नहीं रहती, लड़के अच्छे अच्छों के कवारे रह जाते हैं। और वो इन्हीं, शायद ऐसे ही कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं आजकल। तो चलिए, कुछ ऐसी स्टोरी है मेरी, और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।